जय श्री राम बंधुओं। मैं अविनाश पन्नू बाबू। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। आज 3 जून है, कल परिणाम आने वाला है और सभी जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 400 350 से 400 के बीच में होगा। और मेरी माने जो मेरा अनुभव रहा है 1989 से अब तक, जितना भी मेरा अनुभव रहा है, चुपचाप एक साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में मैंने जो कुछ देखा है चुनाव और उनके समीकरण को समझा है, मेरी माने तो भाजपा के लिए 425 भी संभव था इस चुनाव में। पर कुछ गलतियां हुई जिसके कारण भाजपा वहां तक तो शायद ना पहुंचे। फिर भी अब भी मुझे लग रहा है कि 400 शायद पहुंच जाए, शायद 400 क्रॉस भी कर सकती है। क्योंकि हम सब मानव हैं, ईश्वर तो है नहीं, सब कुछ तो नहीं जान सकते, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उससे ये कह सकता हूँ उस दावे के साथ कि शायद 400 तक भी पहुँच जाए। कल 4 जून है तो रिजल्ट आ ही जाएगा, हम देखेंगे। लेकिन जो कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले कमियां डिस्कस करते हैं। 2-3 कमियां जो मुझे नज़र आई। सबसे पहले कि भाजपा के टिकट बंटवारे में, विशेषकर जिस राज्य से मैं आता हूं, बिहार से, वहां बहुत बड़ी गलती हुई। हालांकि बेगूसराय में मैं जिन्हें चाहता था, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं, उन्हें ही टिकट मिला। परंतु वहां पर 2.5-3 साल पहले से उनके विरुद्ध बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी और जिनके फेवर में चल रही थी उन्होंने कभी आकर ऐसा नहीं कहा जो कहना चाहिए कि इससे दल को हानि होगा, आप लोग ऐसा नहीं करें, या किसी को टिकट मिले इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी को मजबूत करना है, श्री नरेंद्र को मजबूत करना है और भाजपा को मजबूत करना है, देश और संस्कृति धर्म के लिए हमें वोट करना है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। खैर, उनकी अपनी कुछ समझ होगी। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे समझ में आया, विशेषकर बिहार की बात मैं करूं, तो टिकट बंटवारे में बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है या तो मंथन नहीं किया गया। ऐसे मैं ये समझता हूं कि श्री नरेंद्र और अमित भाई का जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो समझ है, पता नहीं, वो हमसे तो बहुत ऊपर ही हैं, तो उन्होंने क्या सोच कर किया नहीं पता। लेकिन जहां से मुझे दिख रहा, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि टिकट बंटवारे में गलती की। दूसरा, जो पिछले कुछ वर्षों में जो मैंने देखा है, जातीय समीकरण बिठाने के चक्कर में भाजपा ने बहुत सारे अक्षम लोगों को, अक्षम भी और भीतरघात करने वाले लोगों को पदों पर बिठा दिया है। और ठीक है, जातीय समीकरण तो जमीन है लगभग पूरे भारत में, यह एक बहुत बड़ा सत्य है। चाहे आपने कर्नाटक का चुनाव देखा हो, राजस्थान का चुनाव देखा हो, लगभग सभी जगह जातीय समीकरण अंततः मेन आधार हो जाता है। आपके कैंडिडेट किसको खड़ा कर रहे हैं, किसे दे रहे हैं, ये सब हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो जितना मैं समझ पाया हूँ, इसका एक बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम यह है कि आप कई अक्षम लोगों को या कई ऐसे लोग जो समर्पित नहीं हैं, अब किसी भी दल, कोई भी संस्था हो, दुनिया की कोई भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कोई भी हो, उसमें 3 चीज़ें तो हम सभी देखते हैं कि जो है उनमें क्षमतावान हो व्यक्ति, निष्ठावान हो और समर्पित हो। और निष्ठा तो छोड़ दीजिए, आजकल सच्चाई ईमानदारी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। 1-8%, करोड़ों में 2-4-10 लोग या लाख में कुछ लोग मिलेंगे। कम से कम क्षमतावान हो और समर्पित तो हो। यहाँ तो समर्पण में समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। मैं आगे कई बातें लिखने वाला हूँ, ऊपर भेजने वाला हूँ, तो उससे पता चल जाएगा। तो दूसरी बात, पहला रहा टिकट बंटवारे में समस्या, दूसरा है जातीय समीकरण बिठाने के चक्कर में कई अक्षम लोगों को महत्वपूर्ण पद दे दिए गए हैं प्रदेश स्तर तक। अब चूंकि मैं 2 पीढ़ी से आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूं, और भाजपा में लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे पद मिला था, पर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि दिया गया था, ऑफर पूछा गया था, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो ऐसे भी 2 पीढ़ी से आप ही का हूं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो एक और जुड़ जाए, मैं तो जुड़ा हुआ हूं आपसे। तीसरा बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया वो था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसके लिए मैं भाजपा को दोष नहीं दूंगा। मैंने देखा है कई सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाजपा की आईटी सेल इनएफिशिएंट है। मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इकोसिस्टम उनके विरुद्ध लड़ रहा है,
समझ लीजिए कि बाहर से करोड़ों अरबों की फंडिंग, और जो आईटी सेल या कोई भी जो भाजपा के सपोर्ट में बनाते हैं, यूट्यूब पे हो कहीं भी, उनको डिमोनेटाइज कर दिया गया या उनको पब्लिश ही नहीं होने दिया, ब्लॉक कर दिया, वीडियो डिलीट कर दिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस कारण से मैं उनको दोष नहीं दूंगा। जिस तरह की समस्याओं से वो लड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि भाजपा की आईटी सेल इनएफिशिएंट है। हो सकता है कुछ कहीं समस्याएं होंगी, तो वो तो समझने और रिसर्च का विषय है। तो ये जो है बूथ मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन मैं खुद कई जगह जाकर मैंने देखा है, पूरी खाली बूथ है। तो लकीली कहिए कि श्री नरेंद्र का किया हुआ ऐसा कार्य है कि लोग बिना पूछे सीधे जाकर कमल के छाप पे वोट दे रहे थे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। तो ये 3-4 मुख्य मुझे कमियां लगी। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट हों या जो ये चुनावी गणित देखते हैं, उनको जो नहीं दिख पाता है, जो बहुत मुझ जैसा सिंपल साधारण गांव से जुड़ा व्यक्ति बता सकता है कि ये ऐसा सच है। गांव में बड़ी जनसंख्या मैंने ऐसे देखी है, विशेषकर महिलाओं की, जो बहुत सहमे जीवन जीते हैं। हालत ये है कि पति जो है वो कमाता है, दारू पी जाता है, जबकि दारू बंद है तो ताड़ी पी जाता है। मेरे नज़र के सामने का एक केस है, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं दारू पीने के बाद भी, ताड़ी पीकर तीसरा ऑपरेशन होने जा रहा है। अपन खुद जो कमाई करता है वो तो व्यर्थ कर देता है। महिला जो है, उसकी पत्नी 50 के ऊपर की हो चुकी है, दूसरों के यहाँ काम करती है, वो अपने पैसे से उसका ऑपरेशन करवा रही है, फिर से तीसरा इलाज करवा रही है, कुछ करवा रही है। और बहुत सहमी सी, इनको ये भी नहीं पता किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आप अगर कोई माइक लेकर के आप मुझसे कह सकते हैं कि आपके पास एक भी ऐसा वीडियो है, तो नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके सामने मोबाइल भी ऑन कर लेंगे वीडियो, तो वो फिर वो नहीं बताएंगे जो उनके मन में है। बहुत सहमे होते हैं, बहुत अलग तरह का जीवन जी रहे होते हैं ये लोग। और ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन श्री नरेंद्र लेकर आए। 2014 के चुनाव में श्री नरेंद्र के आने का सबसे बड़ा कारण था विपक्ष का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार। लोग त्रस्त थे, लोग परेशान हो चुके थे, तो वो बदलाव चाहते थे, तो बदलाव के लिए वोट हुआ। 2019 में जो पढ़े लिखे थे, जो सजग हैं, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं पर जागरूक हैं, आत्मा उनकी जागृत है, तो वो भाजपा के साथ खड़े थे उस टाइम। पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो बहुत बहुत तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, किसी तरह जीवन संघर्ष में लगे होते हैं, उनको एक आशा दिखी थी बस, पर वो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तो वो उन लोगों का विश्वास थोड़ा सा मजबूत हुआ था श्री नरेंद्र के प्रति, और इसलिए आपने अप्रत्याशित रिजल्ट देखा था। अब 10 साल जो है एक लंबा समय होता है विश्वास को पूरा रखने के लिए, और उनके सामने कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जो श्री नरेंद्र से बेहतर हो। तो ये जो वोटर्स होते हैं ना, इनको मैं कहता हूं साइलेंट वोटर्स। पता नहीं जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं वो किनको साइलेंट वोटर्स कहते हैं, पर मैं इनको कहता हूं साइलेंट वोटर्स, जिनके मुंह पर अगर आप माइक लेकर जाकर लगाएंगे, अगर आप कहेंगे कि बेरोजगारी और जो है महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, तो वो कहेंगे जी साहब बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर उनसे कहेंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जो कहेंगे वो वही कहेंगे, वो अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, पर वो अंदर से उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं 10 साल में, और उनको कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो लोग श्री नरेंद्र के साथ। और इनकी संख्या 10 से 12% के आसपास है। और इसमें से लगभग, मैं कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं हूँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, कोई डेटा नहीं है, लेकिन लगभग 7 से 8% इसमें महिलाएं हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक है कि महिलाएं अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार होती हैं, ज़्यादा ख्याल करती हैं। तो उन्होंने जो वोट किया है, उनका विश्वास जो भाजपा ने या श्री नरेंद्र ने जीता है, वह इस चुनाव में कई जगह खेल कर रहा है। कई ऐसे सीट जो लग रहा है कि भाजपा हार जाएगी, शायद वो थोड़े मार्जिन से इसलिए जीत जाएगी कि उस तरह के साइलेंट वोटर ने वोट दिया है। और इसी तरह के आप कह सकते हैं कि थोड़े ऐसे भी सीट्स होंगे जो कि लगेगा भाजपा थोड़ी
किसी तरह करके जीत जाएगी, वो भी इन्हीं साइलेंट वोटर्स के कारण थोड़े अच्छे मार्जिन से जीत जाएगी। तो ये होने वाला है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये जो साइलेंट वोटर है, और इसमें मुख्यतः महिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के बारे में कई चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने बताया, पर उन तक आप पहुंच नहीं सकते, कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उन तक आप पहुंचे, माइक देखी, कैमरा देखा, उनका सब कुछ बदल जाता है, वो बहुत सहमे होते हैं। तो इसलिए उन तक मैं भी अगर इस तरह जाऊं तो पहुंच सकता हूं, पर जैसे ही मोबाइल निकालूंगा वीडियो लेने के लिए, वो अलग ही बात हो जाएगी। ऐसे लोग हैं भारत में, वो हो सकता है विश्वास न करें, लेकिन मैंने देखा, मेरे गांव के पास ही हैं, मेरे यहाँ काम करने वाले, मैंने अभी जो कुछ कहानियां सुनाई वो आसपास की ही हैं मेरे। और जो अब इसमें यह समझिए कि डेंट कहां लगा है भाजपा को। जो कमियां मैंने बताई वो बता दी। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य, या चाहे जैसे भी किया हो, बाहरी सपोर्ट के कारण किया हो, या जिन्होंने भी किया हो, फ्रॉड सोरस वगैरह के मदद से किया हो, जैसे भी किया हो, लेकिन बहुत अच्छा सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया। सोशल मीडिया पर इस पिछले 6 महीने, लगभग 3 महीने पूरी तरह से विपक्ष हावी रही है, और वहाँ बहुत, मतलब कहा जाए तो भक्त जो हैं वो बहुत सरेंडर्ड जैसा लड़ते रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब सोशल मीडिया का इफेक्ट किन पर पड़ता है ज़्यादातर, अगर आप देखेंगे गौर से, तो जो युवा लड़के हैं, लगभग आज के समय में 14 वर्ष से लेकर के और 28 वर्ष के बीच के, और ये जो 14 वर्ष से 28 वर्ष के, ये संख्याएं बहुत बड़ी हैं, इसमें बहुत बड़ा संख्या है, पर 18 वर्ष तक के बच्चे तो वोट ही नहीं दे सकते। और इसके बाद भी 18 से 28 वर्ष के बच्चे में भी बहुत सारी उदासीनता है। कई लोगों ने वोट नहीं दिया है, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वोट से, उनको कुछ खाने पीने को मिल गया, कहीं से कोई जुगाड़ लग गया उसको दे दिया, इस तरह का रहा है। तो सिर्फ वहां पे थोड़ा सा भाजपा को डेंट लगा है कि युवा वर्ग जो है, जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, या जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, आप किसी भी सभी वर्ग को एक देख लीजिए, बुजुर्ग नहीं होते, उनके अपने भी अनुभव होते हैं, लेकिन जो सबसे एनर्जेटिक फेज होता है 14 से 21 का, 21 से 28 का, उस युवा के ब्रेन को कन्विंस किया जा सकता है, उसको एक तरह से अपने बातों से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा भाजपा को थोड़ी हानि हुई है, पर फिर भी जो 10% या 12% जो साइलेंट वोटर्स हैं, उन्होंने कई जगह भाजपा के हार को जीत में बांट दिया है। तो बस इतनी सी बात है कि अगर जो भाजपा की जो कमियां रह गई, टिकट बंटवारे में हो, जातीय समीकरण बनाने में गलत लोगों को, भीतर घात करने वाले लोगों को कुछ पद दे देने से हो, या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की इनएफिशिएंसी के कारण हो, ये सब अगर नहीं होता तो मेरी दृष्टि में, मेरी गणना में भारतीय जनता पार्टी और उनकी एलाइज 425 भी आसानी से प्राप्त कर लेती। आज के लिए इतना ही, और आगे बात करेंगे। जय जय श्री राम।